द मास नंबर also called atomic mass number or nucleon number is the total number of protons and neutrons in an atomic nucleus. In an atomic nucleus. ठीक है, फुल स्टॉप। तो जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में ये लिख लेना, जैसे आपको लिखा हुआ है कॉपर 2963, तो यहाँ पर 63 क्या है, 4 है ना, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसके पास कितने हैं, 63 हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो टोटल काउंट है वो इसके पास 63 है। ये पहली चीज़ है। इसके बाद में हमेशा नंबर वर्ड है, तो नंबर वर्ड से मतलब समझ लेना 62, 63 ऐसा कुछ दिखेगा। अगले पे चलते हैं, एटॉमिक मास और आइसोटोपिक एटॉमिक मास। एटॉमिक मास और आइसोटोपिक एटॉमिक मास। जैसे कॉपर है, कॉपर आपका 2963 है, उसी तरीके से कॉपर आपका 2964 भी हो सकता है, कॉपर 2965 भी हो सकता है। तो कॉपर के कई आइसोटोप हो सकते हैं, 63 वाला, 64 वाला, 65 वाला। उनमें से आप बात कर रहे हो कॉपर 2963, तो 63 वाला जो आइसोटोप है उसका मास AMU में जब हम लेते हैं तो वो जो वैल्यू आती है दैट इज नोन एज द एटॉमिक मास या आइसोटोपिक एटॉमिक मास। ठीक है, ये जो 63 वाला जो कॉपर है, इस आइसोटोप का मास AMU में जो आएगा वो होता है आपका एटॉमिक मास या आइसोटोपिक एटॉमिक मास AMU में। तो लिखिए इसे, एटॉमिक मास रिप्रेजेंट द atomic mass represent the mass of single isotope of an element in AMU। जैसे यहाँ पे देखिए कॉपर 2963, इसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास इसका है 62.929 और ये AMU है, इतने AMU, इसके बाद में AMU मतलब इतने AMU है, ये 62.929 AMU है ये। और अगला आपका है एटॉमिक वेट। अगला आपका है एटॉमिक वेट। तो ये जो भी एलिमेंट हैं ये नेचर में डिफरेंट परसेंट ऑफ आइसोटोप में मिलते हैं। जैसे नेचर के अंदर कार्बन 12 मिलता है, कार्बन 13 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है। तो नेचर के अंदर कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 जिस जिस परसेंट में मिलते हैं, उन टोटल परसेंटेज का जब आप एवरेज आउट निकालते हैं तो जो एवरेज आउट निकल के कॉपर का या कार्बन का जो वेट आता है उसे बोलते हैं एटॉमिक वेट। जैसे कॉपर है, कॉपर 2963 भी होता है और कॉपर 2965 भी होता है, और नेचर में इन दोनों आइसोटोप की अपनी अपनी परसेंटेज हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें तो जो कॉपर 63 वाला है उसकी परसेंटेज होती है 69%, और जो कॉपर 65 वाला है उसकी नेचर में परसेंट होती है 31%। तो दोनों की परसेंट के हिसाब से जो उनका एवरेज वेट निकल कर आएगा दैट इज नोन एज द एटॉमिक वेट। ठीक है, तो लिखिए इसमें एटॉमिक वेट इन AMU, ब्रैकेट में लिखिए इन AMU, एटॉमिक वेट इन ब्रैकेट लिखिए इन AMU रिप्रेजेंट द एवरेज वेट
of all its isotopes according to their relative abundance of an element तो यहाँ पर देखिए कॉपर हैज टू आइसोटोप तो आइसोटोप आपका इसका एटॉमिक मास इसका परसेंटेज, तो कॉपर 63 वाला जो है उसका होता है 62.929 AMU और इसकी परसेंटेज होती है 69.0%। दूसरा होता है कॉपर 65 और इसका होता है 64.927 AMU और इसकी अबंडेंस है 31.0%। तो एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? एटॉमिक वेट आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 62.929 इंटू 69 ये प्लस के 64.927 इंटू 31 ये और डिवाइड बाय 100 और जब आप ये करते हो तो आपको मिलता है 63.548 AMU ये आपको मिलता है। ठीक है, तो जब आप किसी बुक के पीछे एलिमेंट के एटॉमिक जो देखते हो ये आपको ऊपर लिखा उसमें दिखाई देगा एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट मतलब वो एलिमेंट नेचर में जिस परसेंटेज में उसके आइसोटोप मिलते हैं उनका जो एवरेज आउट करके जो आता है वो वैल्यू वहाँ पर हमें मिलती है। ठीक है, तो कॉपर के लिए आपको 63.548 ये लिखा हुआ मिलेगा, ना कि आपको 62.929 तो फिर तो आइसोटोप का वेट हो गया है ना। तो ये होती हैं ये तीन चीज़ें और ये इनका एग्जैक्ट डिफरेंस है। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आप मुझे अब बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ what is the value of 1 AMU into Na। 1 AMU और Na की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है ये बताइए। एक ग्राम आएगा? बताओ, तुम बताओ, अपने हिस्से का बताओ। 1 AMU इंटू Na करने पर क्या वैल्यू हमें मिलती है, क्या मिलता है? यूनिट के साथ बताइए क्या मिलता है। हम्म 96 ग्राम। 96 कहां से ले आए? 96 9 अगेन 9.6 कहां से लेके आए?
6.02 में 1.66 की मल्टीप्लाई करी, और वे सब पावर हैं उनका क्या, वो कितना है -24। हाँ, देखो एक बार करके एग्जैक्ट उतना ही आ रहा है, 1 ग्राम आएगा, है ना। देखिए 1 AMU आपका क्या था, 1 AMU आपका था कि कार्बन के एक एटम का वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम ग्राम में और डिवाइड बाय 12, ये था आपका 1 AMU, यही था 1 AMU, यही तो था। और Na क्या था, मतलब 1 मोल क्या था, 12 ग्राम, और डिवाइड बाय वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम किसमें, ग्राम में। तो बेसिकली ग्राम से ग्राम यहाँ पे कट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्राम बच जाएगा। तो जब आप देखोगे ये सब, ये इधर से इधर कटेगा, इधर इधर, तो आपको क्या मिलेगा, 1 ग्राम मिलेगा, एग्जैक्टली 1 ग्राम मिलेगा, है ना। वो मल्टीप्लाई होकर 6.02 और 1.6 से मल्टीप्लाई होकर 10 आ जाएगा, तो वो फाइनली आएगा 1 ग्राम। ये 1 ग्राम है, ठीक है। चलिए अब अगर मैं आपको कहता हूं है ना, अगर मैं कहता हूं कि वेट ऑफ 1 कॉपर एटम, है ना, एटॉमिक 1 कॉपर एटम, मतलब वही एटॉमिक वेट ले रहा हूं, ये आपका 63.548 AMU है। पहले यहां देखिए, अगर मैं कहता हूं कि कार्बन के एक एटम का वेट जो है 63.548 AMU है, और मैं आपसे बोलूं कि कार्बन के 1 मोल एटम का वेट कितना होगा, 548 ग्राम। हाँ, क्योंकि 1 AMU में 1 मोल के मल्टीप्लाई करने पे 1 ग्राम बन जाता है, तो अगर कार्बन कॉपर के एक एटम का वेट जो है 63.548 AMU है, तो वही जब मैं इसके 1 मोल एटम का वेट निकालूंगा, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं वेट ऑफ 1 मोल कॉपर एटम, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 63.548 AMU, और इसमें मैं किसकी मल्टीप्लाई करूंगा, 6.02 इंटू 10⁻23 की, मतलब ये क्या है, Na तो है, ये Na तो है, और इसकी मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगा 63.548 ग्राम। और ये जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसी को बोला जाता है ग्राम एटॉमिक वेट। तो ग्राम एटॉमिक वेट अगली चीज जो हम सीखने जा रहे हैं, ग्राम एटॉमिक वेट क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के 1 मोल एटम का वेट ग्राम में जो होता है, दैट इज नोन एज द ग्राम एटॉमिक वेट, और वो वही बन जाता है जो उसके 1 एटम का वेट AMU में है ना, जो उसके 1 एटम का वेट AMU में है, फाइनली 1 मोल एटम का वेट ग्राम में उतने ही ग्राम बन जाता है, ठीक है। तो लिखिए, अब यहाँ पे हेडिंग डालिए ग्राम एटॉमिक वेट। क्या तुम्हें समझ में नहीं आया, क्या क्या वो 1 एटम है, वो 1 मोल है। तो हेडिंग डालिए ग्राम एटॉमिक वेट। ग्राम एटॉमिक वेट, देखिए, इट इज द वेट ऑफ 1 मोल एटम, इट इज द वेट ऑफ 1 मोल एटम, 1 मोल एटम ब्रैकेट में लिख लीजिए, दैट इज
6.02 into 10 power 23 atom, bracket close, of that element in gram, of that element in gram, of that element in gram, ठीक है। और ये होता है एटॉमिक वेट, बेसिकली एवरेज वाला जो हमने कैलकुलेट किया, तीसरे वाला जो था। तो यहां पर देखिए एलिमेंट यहां पर आपका एटॉमिक वेट है ना। तो यहां पर बेसिकली हो जाएगा ग्राम एटॉमिक वेट तो AMU में आता था और यहां पर आपका है ग्राम एटॉमिक वेट। तो एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन हम लेते हैं तो हाइड्रोजन का आपका आता है 1.0075 ग्राम एटॉमिक, इतने ग्राम आता है। सिंप्लीफिकेशन के लिए जब आप कैलकुलेशन में यूज करते हो तो क्या यूज करते हो, 1 ग्राम यूज करते हो, कैलकुलेशन आसान हो जाती है ना। कार्बन का अगर आप देखें तो कार्बन का आपका आता है 12.011 ग्राम, इतने ग्राम आता है। अगर आप कार्बन 12 का केवल आइसोटोपिक एटॉमिक मास देखो तो वो एग्जैक्ट 12.00 आ जाएगा, क्योंकि उसी के तो रेस्पेक्ट में सारी कहानी बनी है। लेकिन जब आप कार्बन का एटॉमिक वेट देखते हो तो उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 का एवरेज आउट होकर आता है, तो इसलिए एग्जैक्ट 12.00 वो नहीं है, तो 12.011 इसलिए वो आ रहा है, जिसे सिंप्लीफाई करके हम 12.0 मान लेते हैं, है ना। सोडियम का देखिए, सोडियम का आता है आपका 22.989 ग्राम है, जिसे सिंप्लीफाई करके हम मान लेते हैं 23 ग्राम, है ना। ऑक्सीजन का अगर आप देखें तो ऑक्सीजन का आपका आता है 15.999 ग्राम आता है, जिसे सिंप्लीफाई करके हम मान लेते हैं 16.0 ग्राम। कॉपर का अगर आप देखो तो 63.548 ग्राम आता है, जिसे हम 63.5 ग्राम हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि हमने कार्बन 12 को ही क्यों स्टैंडर्ड लिया था। जब आप कार्बन 12 को एज ए स्टैंडर्ड लेते हो तो ये जो वेट हैं ये अपनी इंटीजर वैल्यू, दैट मीन्स इनके लिए देखें तो इनकी इंटीजर वैल्यू और इसमें यहाँ पर 0.5 टाइप से इस टाइप की वैल्यू के ज़्यादा क्लोज आते हैं। दैट मीन्स आप ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का 15.999 आ रहा है, जिसे हम एवरेज आउट करके 16 मान लेते हैं। अगर हम कोई और स्टैंडर्ड लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले स्टैंडर्ड लिया गया था हाइड्रोजन को, कि हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम है, जब हम छोटी चीज़ों में बात ही कर रहे हैं, छोटे वेट में, तो हाइड्रोजन को ही क्यों ना ले लें। तो फिर जब वो बनाया गया था तो जब हम कहते हैं तो हमने जब कार्बन के रेस्पेक्ट में मोल को डिफाइन किया था तो हमने बोला कि 12 ग्राम और उसके एक एटम डिवाइड बाय, हमने यहाँ पर 12 ग्राम ऊपर रखा था और डिवाइड बाय कार्बन के एक एटम का वेट। जब हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बनाओगे तो आप करोगे 1 ग्राम और डिवाइड बाय हाइड्रोजन के एक एटम का वेट। इस तरीके से आपके मोल की वैल्यू आएगी। फिर इसी तरीके से आप AMU की वैल्यू डिफाइन करोगे, ठीक है, हाइड्रोजन के एक एटम का वेट डिवाइड बाय 1। लेकिन जब आप हाइड्रोजन को लेते हो या फिर उसी तरीके से ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड बनाया गया था, जब आप हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को लेते हो तो ये जो वैल्यूज हैं अपने क्लोज इंटीजर पर नहीं जाती, उससे ज्यादा डेविएट करती हैं। ऑक्सीजन आपको दिख रहा है 15.999, जिसे अगर आप 16 मान लेते हो तो 0.something% की एरर आती होगी। लेकिन अगर यही वैल्यू आप हाइड्रोजन ले रहे हो और यही वैल्यू आने लगे 15.8 आने लगे और आप 15.8 को जबरदस्ती 16 मानो तो एरर कहीं ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो इसलिए जब कार्बन का स्टैंडर्ड लिया गया, कार्बन में भी कार्बन 12 का, तो ये जो वैल्यूज हैं अपने इंटीजर वैल्यू के या फिर जैसे ये तो डेसिमल में इतने 0.5 के ज़्यादा क्लोज रेंज पे आती हैं, ठीक है।
चलिए अब आगे चलते हैं। ग्राम मोलिकुलर वेट है ना, अगला है ग्राम मोलिकुलर वेट। लिखिए ग्राम मोलिकुलर वेट, ये लिख लिया ना सबने, ग्राम मोलिकुलर वेट। ग्राम मोलिकुलर वेट, जैसे ग्राम एटॉमिक वेट एटम्स के लिए है, ऐसे ही ग्राम मोलिकुलर वेट मॉलिक्यूल्स के लिए है ना। जैसे आपके पास है NaOH मॉलिक्यूल, तो NaOH का ग्राम मोलिकुलर वेट क्या होगा? NaOH के एक मोल मॉलिक्यूल का जो वेट होगा ग्राम में, दैट इज नोन एज द ग्राम मोलिकुलर वेट। और ये कैसे आएगा? इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनके ग्राम एटॉमिक वेट को सम कर दीजिए। NaOH का ग्राम मोलिकुलर वेट आएगा Na का ग्राम एटॉमिक वेट प्लस ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक वेट प्लस हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक वेट, तो आपको ग्राम मोलिकुलर वेट मिल जाएगा। जैसे 23 प्लस आपका 16 प्लस 1 और ये हो जाएगा 40 ग्राम। तो लिखिए इसमें, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ग्राम एटॉमिक वेट, it is defined as the sum of gram atomic weight, it is defined as the sum of gram atomic weight, gram atomic weight of all elements, of all elements present in molecule, present in molecule। तो यहाँ पर देखिए ग्राम मोलिकुलर वेट, ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH, ये आपका हो जाएगा ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ Na प्लस ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ O प्लस ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ H। ठीक है, तो ये कितना आता है? ये आता है आपका 22.989 ग्राम प्लस के 15.999 ग्राम और प्लस के 1.0075 ग्राम, और जो आपका लगभग हो जाता है 39.9958 अप्रोक्स में, और जिसे हम सिंप्लीफाई करके फिर मान लेते हैं 40 ग्राम। ठीक है, इतना आता है। इसी को जब हम करते हैं तो इस तरीके से नहीं करते, हम इनको पहले एवरेज आउट करके 23 ग्राम प्लस के 16 ग्राम प्लस के 1 ग्राम मान के पहले से उसे 40 ग्राम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट तो उस तरीके से आएगा, लेकिन हम इसे ऐसे मान लेते हैं।
चलिए अब आगे देखें। जब आपको दिया हुआ है 40 ग्राम NaOH, तो आपके पास NaOH के कितने मोल हैं? 1 मोल है। अगर आपके पास दिया हुआ है 80 ग्राम NaOH, तो कितने मोल हैं? कैसे निकाला ये? 80 डिवाइड बाय 40 करके। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल चाहिए तो वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय उसका एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट। चलिए अब प्रैक्टिकल चीज़ों पर चलते हैं। ये थ्योरी है, ये बैकग्राउंड की थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, इसलिए हमने सब कुछ ये पढ़ा। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऑफ मोल, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, इसके 3 है ना। नंबर ऑफ, इसे नंबर ऑफ मोल्स, इन जनरल नंबर ऑफ मोल्स बोल देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आप किसी के लिए भी लगा सकते हो, या नंबर ऑफ नहीं ग्राम एटम है ना, नंबर ऑफ ग्राम एटम। ग्राम एटम ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है। ग्राम एटम का मतलब भी मोल है, एटम के मोल। ग्राम एटम का मतलब भी है, वही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, लेकिन ये टर्म बड़ी कंफ्यूजिंग है। ग्राम एटम या नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल, ग्राम मोलिक्यूल, या फिर इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलिक्यूल। उसी तरीके से नंबर ऑफ ग्राम आयन, सब कुछ ये बन जाता है। तो ग्राम एटम, ग्राम मोलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल सब सेम बात है, आपको मोल निकालने हैं। तो इसका वैल्यू क्या बन जाती है? वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस ग्राम में डिवाइड बाय उसका एटॉमिक वेट, मतलब कि आप उसका ग्राम एटॉमिक वेट, उसका ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मोलिकुलर वेट, ये आपका हो जाता है। अच्छा, ये बार बार ये ग्राम लगाना बड़ा ओड सा लगता है। हम तो मोलिकुलर वेट जानते हैं, हम तो एटॉमिक वेट जानते हैं, तो ये बार बार एग्जैक्ट जो वर्ड है वो तो ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मोलिकुलर वेट ही है, लेकिन आम भाषा में उसे ग्राम एटॉमिक वेट यूज नहीं बोलते, हम उसे एटॉमिक वेट ही बोल देते हैं, है ना। एटॉमिक वेट अगर बोलोगे, अगर सोडियम का एटॉमिक वेट है तो वो 23 AMU है, और ग्राम एटॉमिक वेट है तो 23 ग्राम है। आप बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो आप एग्जैक्ट तो ग्राम ही वर्ड लगा हुआ है, लेकिन यूजुअली हम एटॉमिक वेट बोल देते हैं, उसके लिए हमारी मतलब 23 ही है, ठीक। चलिए, एक फॉर्मूला तो आपका ये है। दूसरा देखिए, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकाल सकते हो? अगर आपको दिए हुए हैं 6.02 इंटू 10⁻23 एटम ऑक्सीजन के, आपको दिए हैं ऑक्सीजन के 6.02 इंटू 10⁻23 एटम, तो कितने मोल ऑक्सीजन एटम आपके पास है? 1। और अगर आपको दिए हैं 12 इंटू 10⁻23 एटम ऑक्सीजन के, तो कितने मोल हैं? 2। तो नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर से आपने डिवाइड कर दिया। तो एक फॉर्मूला और बन जाता है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ओब्लिक का मतलब है और, डिवाइड नहीं, डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23, एक ये बन जाता है। और एक तीसरा आपका बन जाता है एट एसटीपी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ये बन जाता है वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, और डिवाइड बाय 22.4। ये 3 फॉर्मूले आपके बन जाते हैं, है ना। ये लिखिए यहाँ तक ये।
चलिए, हो गया। अब एक टर्म यहां पर यूज करता है, वेपर डेंसिटी। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता है क्या होती है? मान लो कोई लिक्विड है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.0, तो उसकी डेंसिटी कितनी ग्राम पर एमएल है? जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो एक रेशो है। देखिए, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी एक रेशो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट टी एंड पी, है ना, किसी टेम्परेचर प्रेशर पर, और डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना। इसमें टी और पी इसके लिए नहीं लेता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और यहाँ पर डिवाइड होता है डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर एमएल, ठीक है। तो अगर किसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 आ रही है, तो यहाँ पर 2 और ये 1 ग्राम पर एमएल है, तो उसकी डेंसिटी 2 ग्राम पर एमएल है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं है, है ना। तो ऐसी आती है वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, है ना। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस आती है डेंसिटी ऑफ गैस एट टी एंड पी, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पर, डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस एट उसी टेम्परेचर टी एंड पी पर। अब यहाँ पर क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है D = PM/RT, जहां पर M क्या है, मोलिकुलर वेट है, उसका, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वेपर डेंसिटी ऑफ गैस की बात करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, P तो वही है, M मोलिकुलर वेट किसका, गैस का, M गैस डिवाइड बाय RT, ये आ जाएगा, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, P मोलिकुलर वेट ऑफ किसका, H2 का, डिवाइड बाय RT। तो PRT तो कट जाएगा, आपके पास बचेगा M ऑफ दैट गैस और डिवाइड बाय 2, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का मोलिकुलर वेट है 2। तो आपका क्या आ जाता है, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ गैस डिवाइड बाय 2। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाता है। आई होप आपको ये पता हो, गैस स्टेट में फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ गैस का।
तो ये जो टर्म है कई बार वो यूज करता है, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, ये मोलिकुलर वेट ऑफ गैस डिवाइड बाय 2 से आता है। तो आपको अगर गैस का मोलिकुलर वेट चाहिए तो वेपर डेंसिटी में सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए इसको,